हाँ जी। आज अपन स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर बैंड थ्योरी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप इसको एग्जाम के पर्पज से देखिए और इंटरव्यू पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, इसके अपन 2 से 3 लेक्चर लेंगे। ठीक है, इसको अपन नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ओके, तो वो भी अपन देखेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे टाइप बेंडिंग थ्योरी क्या होती है, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बैंड थ्योरी, इसमें अपन देखो आज जो है ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। ठीक है, आज अपन इतना समझेंगे कि सॉलिड के अंदर बैंड क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। ओके, इसके अंदर ईके डायग्राम क्या होते हैं, तुमने देखा होगा बुक्स के अंदर बैंड्स बने हुए, तो स्टूडेंट को वो डायग्राम समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, या फिर ईके डायग्राम के अंदर पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास में पीरियोडिक जोन पिक्चर, एक्सटेंडेड जोन पिक्चर, रिड्यूस्ड जोन पिक्चर, जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं। इफेक्टिव मास का कंसेप्ट क्या होता है, हाउ टू डिफरेंशिएट द सेमीकंडक्टर मेटल एंड सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इन सबको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, वो सब अपन बैंड थ्योरी के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। आज का जो लेक्चर है ज्यादा अपन लिखेंगे नहीं, जस्ट समझेंगे। क्यों समझेंगे? ओनली क्योंकि ये ओनली इंटरव्यू पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्पज से तो है ही है, इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले जो है अपन ने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था, बट कुछ वहां पे उसके कुछ प्रॉब्लम थी वहां पे, जिससे जो है उसके कुछ आउटकम्स थे जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो अपन बैंड थ्योरी में आए। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने मैनी फिनोमिना समझाए। फॉर एग्जांपल मैं मानूं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया उन्होंने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने, और अपन ने प्रीवियस लेक्चर में वो देखे भी। ठीक है, 3-4 लेक्चर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का देखे थे, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, या फिर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टिविटी, इस सब को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बट कुछ और प्रॉपर्टीज थी जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सका। हॉल इफेक्ट की मैं बात करूं, या फिर मैं बात करूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनमें जो डिफरेंस है उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाई फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। दैट्स व्हाई वी नीड द बैंड थ्योरी। ओके, तो ऐसी क्या कमी रह गई थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, जो कि वो इनको वो जो कमी जो है, किस कारण थी वो कमी, जो कि बैंड थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में अपन ने क्या माना था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो पोटेंशियल है बिल्कुल जीरो है, कांस्टेंट मानो या जीरो मानो। ठीक है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री, अपन ने इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल फ्री माना था। ठीक है, दैट्स व्हाई उसकी पोटेंशियल को अपन क्या लेके चले थे, कांस्टेंट बोले अपन ने, जीरो लेके चले थे उसके पोटेंशियल को। ओके, चेंज इन पोटेंशियल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कमी थी जो कि जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मोशन करता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो पीरियोडिक पोटेंशियल होता है, उसको अपन कांस्टेंट नहीं बोल सकते। जब इलेक्ट्रॉन इनसाइड सॉलिड मोशन करता है तो उसकी लेटिस से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई अपन ये कह सकते हैं उसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, और वो पीरियड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसके बाद में ब्लोच कोई साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो आए। ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारे पास में किसी भी सॉलिड के अंदर कोई किसी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल पीरियोडिक है तो उसका वेव फंक्शन भी, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन से देखेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी पाई जाने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी आपके पास में, पीरियोडिक फॉर्म में होगी। ओके, और अगर प्रोबेबिलिटी पीरियोडिक फॉर्म में है, दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट उसका जो वेव फंक्शन होगा वो भी पीरियोडिक फॉर्म में होगा। ओके, और हम ये देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से, अगर पोटेंशियल पीरियोडिक फॉर्म में आ गया, वेव फंक्शन पीरियोडिक फॉर्म में आ गया, तो अपने पास में एनर्जी भी क्या होगी, पीरियोडिक फॉर्म में होगी। तो इस तरह से ईके डायग्राम जब बनाते हैं तो वो पीरियोडिक के फॉर्म में बनाते हैं अपन। ठीक है, मतलब सारी चीजें एक दूसरे से लिंकेड है, जो कि एग्जाम में इंटरव्यू में पूछी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो लिखो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन
थ्योरी। ठीक है, ये लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लगभग आधे घंटे का लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको जो है अपन थोड़ा बड़ा लेक्चर लेंगे। ठीक है, लगभग तुम्हारे पास में 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। चलिए, तो सबसे पहले लिखो दिस इज द थ्योरी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों बोलते हैं इसको नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी? लिखो दिस इज द थ्योरी ऑफ valence electron which are nearly free, which are nearly free. ठीक है, that's why we can say that nearly free electron theory. okay, लिखो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन मैनी फिनोमिना। लिखिए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी explain many phenomena but it could not explain the band structure of solid. देखो, but it could not explain the band structure of solid. ठीक है, मतलब सॉलिड के अंदर जो है आपके पास में बैंड स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती है अभी देखेंगे अपन। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, लिखो इसमें नेक्स्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन। लिखो द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी cannot differentiate between मेटल या कंडक्टर बोल दो, मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सका ये। ठीक है, तो ये कुछ और भी तुम्हारे पास कॉल इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर सका। ठीक है, तो वो अपन ठीक है, अपन जब आगे एक्सप्लेन करेंगे तो अपन देखेंगे उनको, लेकिन उसका रीजन क्या था वो लिख लो। लिखो फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी was due to, देखिए फेलियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी was due to, क्यों था हमारे पास, किस कारण था? देखो ड्यू टू इट्स ओवर सिंप्लीफाइड assumption that it's over simplified assumption that potential field of positive ion cores potential field of positive ion cores is constant and for simplicity is constant and for simplicity it is taken as zero. It is taken as zero. It is taken as zero. Hence electron was completely free. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन थ्योरी में यही देखा था अपन ने, इलेक्ट्रॉन को वहां पे कंप्लीटली फ्री माना गया था। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देखो इसके अंदर बट इन एक्चुअल सॉलिड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो बट इन एक्चुअल solid motion of electron is complicated for reasonable approximation is complicated for reasonable approximation. Positive ion cores may be positive ion cores
may be considered at rest, and their potential field is periodic with the, देखो, and their potential field is periodic with the, and their potential field is periodic with the period equal to lattice constant, period equal to lattice constant, ठीक है भाई। अभी अपन देखेंगे इसको, ठीक है। एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या माना गया था, उसके जो पॉजिटिव आयन कोर्स जो है तुम्हारे पास में, जो पॉजिटिव आयन कोर्स है वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सिंपलिसिटी उसको अपन ने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। जीरो का मतलब जब पोटेंशियल जीरो हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मोशन कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव आयन कोर्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है आपके पास में, तो उनसे तुम्हारे पास में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि वहां पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, ठीक है। वो अपन ने अब सॉलिड के अंदर एक्चुअली देखो, सॉलिड में बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन अगर अपन लगाएं तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के ऊपर लगाना आसान है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाना आसान है, लेकिन सॉलिड में बहुत सारे एटम्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो वहां पे श्रोडिंगर इक्वेशन लगाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास में क्या होता है, इनसाइड सॉलिड पीरियोडिक पोटेंशियल की फॉर्म में होता है, ठीक है। और वो पीरियड किसके इक्वल होता है, लैटिस कांस्टेंट के इक्वल होता है। नोट कर लीजिएगा इनको। Hence electron is moving in periodically varying potential, लिखो, hence electron is moving in periodically varying potential, of positive ion core, ओके। नोट कीजिएगा इसको जल्दी से। देखो, पोटेंशियल एट ईच पॉजिटिव आयन कोर, विल बी, क्या होगा, जैसे पोटेंशियल x है, ठीक है। अगर इसमें मैं लैटिस कांस्टेंट a मानता हूं तो किसके इक्वल होगा, vx। पीरियोडिक की फॉर्म में है, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड वो अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। ऐसे vx प्लस na कर दूं, x प्लस 2a करूं, 3a करूं, मतलब a का डिफरेंस होना चाहिए, वो किसके इक्वल होगा, आपके पास में vx से इक्वल होगा। दिस इज द पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिएगा। देखिए, लिखिए इसके अंदर, लिखिए इसके अंदर, देखो, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कंसीडर दैट, देखिए, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी consider that electrons are not completely free. Electrons are not completely free. Electrons are not completely free, but interact with periodic potential. Interact with periodic potential. ठीक है, एक्चुअल में ये होता है पीरियोडिक पोटेंशियल बाय द लैटिस, एंड दिस वे बाय द लैटिस, एंड दिस वे
देखो this can this way can explain the formation of this way can explain the formation of electronic band कहने का मतलब बैंड क्या कैसे बनेगी तुम्हारे पास, देखो वेव फंक्शन प्लस पीरियोडिक पोटेंशियल, देखिए वेव फंक्शन प्लस पीरियोडिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में, इलेक्ट्रॉनिक बैंड फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉनिक बैंड बनते हैं। अभी बताऊंगा मैं कैसे बनेंगे, देखो अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। प्लीज इस बार इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो अगर तुम्हारे पास पार्टिकल फ्री होता तो तुम्हारे पास इसका जो सॉल्यूशन आता वो प्लेन वेव सॉल्यूशन आता, ठीक है। अपन ने लिखा भी होगा पिछले प्रीवियस एक दो लेक्चर के अंदर, e टू द पावर आएगा k वेक्टर डॉट r वेक्टर, दिस इज प्लेन वेव, ठीक है। अब इसमें ये वाला टर्म और ऐड हो जाएगा तो तुम्हारे पास में बैंड बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैंड बन जाएंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। ओके, ठीक है। देखिए समझिएगा एक बात, मैंने क्या बताया, पीरियोडिक फॉर्म के अंदर तुम्हारे पास पोटेंशियल होता है, ओके। पोटेंशियल जो है आपके पास में पीरियोडिक फॉर्म में होता है। देखिए देखो एक्चुअल में तुम्हारे पास सॉलिड के अंदर अगर मैं वन डायमेंशन लेके चलूं, वन डायमेंशन, ठीक है, तो एटम्स क्या होंगे तुम्हारे पास, ऐसे होते हैं, ऐसे तो कनेक्टेड होते हैं वन डायमेंशन के अंदर, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है। अगर देखो मैं ओनली सिंगल एटम की बात करूं, मान लो तुम्हारे पास एक सिंगल एटम है, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास कोई एटम रखा हुआ है, सिंगल एटम रखा हुआ है, ये लीजिए यहां पे तुम्हारे पास कोई सिंगल एटम रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो तुम्हें पता होना चाहिए पोटेंशियल क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है और एक तुम्हारे पास में प्रोटॉन है मान लो, तो क्या हो जाएगा k e स्क्वायर अपॉन r, k z e स्क्वायर मान लो चाहे, ठीक है, अपॉन r, माइनस के अंदर आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, दैट्स व्हाई इसका जो पोटेंशियल जो होता है वो तुम्हारे पास में कैसा होगा भाई, ऐसे होगा। देखो पोटेंशियल इसका ऐसे, पोटेंशियल ऐसे तो होगा तुम्हारे पास इसका पोटेंशियल, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा तुम्हारे पास पोटेंशियल इसका, देखिए जल्दी से देखिए इसको, या फिर सॉरी देखो इसको v प्रोपोर्शनल टू -1 अपॉन r, ठीक है। देखो +1 अपॉन r का ग्राफ ऐसे होता है, -1 अपॉन r का ग्राफ कैसे होता है तुम्हारे पास में, ऐसे, ठीक है। इस तरह से होगा आपके पास में, ठीक है। इस तरह से आपके पोटेंशियल होगा जब आपके पास एक ही एटम है। तो अब यहां पे बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, तो इसका देखो पोटेंशियल कैसा होगा तुम्हारे पास में, जैसे इसकी बात करूं तो, ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे होगा तुम्हारे पास में, ये लीजिए कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास में कहने का मतलब देखो ये है, ये कुछ इस तरह से बनेगा तुम्हारे पास, इस तरह से, ठीक है। ऐसे डायग्राम तुम बुक्स में देखते होंगे। तो ये तुम्हारे पास में क्या है, ये आपके पास में पीरियोडिक पोटेंशियल कर्व है तुम्हारे पास इनसाइड सॉलिड, ठीक है, वन डायमेंशन इनसाइड सॉलिड, ठीक है। ये बना लीजिएगा, पोटेंशियल तुम्हारे पास ऐसे वेरी करता है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के लिए अपन बाद में पढ़ेंगे क्रोनिग पेनी मॉडल, जिसने इसको किस में कन्वर्ट किया, ऐसे, ठीक है, मतलब इसको रेक्टेंगुलर स्क्वायर वेल में कन्वर्ट किया इसके सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। अब इतना बना लीजिए, तो अपन ये देख लिया कि इनसाइड सॉलिड जो इलेक्ट्रॉन है वो पीरियोडिकली मोशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे लिखेंगे अपन, पहले जल्दी से नोट कर लो इसको, लिखना चाहो तो लिख लो, इनसाइड सॉलिड
inside solid electrons move periodically. Okay, electrons move periodically. ठीक है, अब देखिए, अब इसके सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ना, श्रोडिंगर इक्वेशन, अब इसके सॉल्यूशन के लिए अपन क्वांटम मैकेनिकल इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसका सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन, अगर अपने पास में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है, लेकिन इनसाइड सॉलिड तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो फिर क्या करें, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे ब्लॉक नाम के, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एफ ब्लॉक नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया, सुनना ध्यान से, मैं लिखवा दूंगा अभी। उन्होंने क्या बताया कि इफ पोटेंशियल आपके पास में क्या है, पोटेंशियल आपके पास में पीरियोडिक है, ठीक है, पोटेंशियल अगर पीरियोडिक है तो देखो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle also vary periodically, ठीक है, मतलब अगर पोटेंशियल पीरियोडिक है तो किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी पीरियोडिकली वेरी करेगी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू मोड साई स्क्वायर, ऐसे तो होता है, ठीक है। अगर ये पीरियोडिक है तो ये भी क्या होगी आपके पास में, पीरियोडिक होगी। सो देखो देन साई एक्स, ये भी आपके पास में क्या होगा, पीरियोडिक होगा, ठीक है, ये भी आपके पास पीरियोडिक होगा। और साई एक्स को, इसको कैसे लिखा गया, इसको लिखा गया साई एक्स इज इक्वल टू, या साई आर इज इक्वल टू यू के आर ई टू द पावर आएटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है। ये यू के आर पीरियोडिक है तुम्हारे पास, कोई पीरियोडिक फंक्शन है, किसके बराबर है, यू के आर प्लस ए के, और ये आपके पास में क्या है, प्लेन वेव सॉल्यूशन है, ठीक है। स्टार्टिंग में ये लिखवाया था, इलेक्ट्रॉनिक बैंड ऐसे ही बनते हैं तुम्हारे पास में, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारे पास इसके सॉल्यूशन की बात हो गई, ठीक है, पीरियोडिक पोटेंशियल को, मतलब इनसाइड सॉलिड जो है उसका वेव फंक्शन ये कंसीडर किया गया, उसके बाद में क्रोनिग-पेनी मॉडल के द्वारा इसको सॉल्यूशन किया गया, वो अपन देखेंगे। अब बैंड कैसे बनते हैं वो देख लो, ठीक है, ब्लॉच थ्योरम के बारे में लिखवा दूंगा अभी मैं, पहले देख लो बैंड कैसे बनते हैं, ठीक है, फिर अपन इसका ईके डायग्राम भी देखेंगे। लिख लो चाहे हाउ फॉर्म द बैंड, लिख लो चाहे यहां पे हाउ फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स इनसाइड सॉलिड, इनसाइड सॉलिड, और कैसे डिफरेंशिएट करता है वो भी अपन जल्दी से यहां पे देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, तुम्हारे पास क्या होता है, मान लो सपोज करो तुम्हारे पास, मैं हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, इंटरव्यू के लिए पूछते हैं ये, ठीक है, इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है, बीएआरसी का इंटरव्यू हुआ, जैश के थ्रू जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आईआईटीज वगैरह के अंदर पूछते हैं, ठीक है, सॉलिड के अंदर बैंड कैसे बनते हैं। ओके, तो देखो हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है तुम्हारे पास में, इसकी चारों तरफ मोशन करता है, ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इससे श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करने के बाद में जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है -13.6 जेड हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी तो आती है वो तुम्हारे पास कुछ इस तरह से आती है, ठीक है, यानी कि -13.6 -13.6 by 4 -13.6 by 9, ठीक है, इस तरह से तुम्हारे पास में एनर्जी बनती है। तो ये एनर्जी कैसी होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है, ठीक है, कब है, जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखना मैं क्या करता हूं, मेरे पास में मान लो एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ठीक है, इस बार तुम्हारे पास में दो एटम आ गए, पहले एक एटम था, ठीक है, उसका तुम्हारे पास में ऐसे एनर्जी लेवल्स बन रहे थे, ऐसे एनर्जी लेवल्स बन रहे थे। अब मेरे पास में दो एटम्स हैं, ठीक है, अगर मैं दो एटम ले लूंगा, समझिएगा इसको ध्यान से,
देखो अगर मैं तुम्हारे पास में यहाँ पे दो एटम की बात करूंगा, मान लेता हूं उसके बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग d है, ठीक है, जो कि एंगस्ट्रॉन में होती है, एंगस्ट्रॉन के अंदर होती है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास में दो एटम ले लूंगा, अगर ये वेल सेपरेट है तो इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी। जब ये तुम्हारे पास में इसको पास लाऊंगा, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। इंटरेक्शन होने के कारण क्या होगी, इसके एनर्जी लेवल्स जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। इनके एनर्जी लेवल्स तुम्हारे पास में क्या होंगे, जैसे ये जो है आपके पास दो में स्प्लिट हो गया, ये जो है आपके पास दो में स्प्लिट हो गया, ये आपके पास दो में स्प्लिट हो गया इस एटम के कारण, ठीक है। एनर्जी लेवल्स क्या हो गए आपके पास में, स्प्लिट होने लगे, ठीक है। देखो फॉर टू एटम्स लिखते जाओ, चाहे फॉर टू एटम्स energy levels are splitted due to interaction of other atoms, ठीक है। इसके इंटरेक्शन के कारण इसके एनर्जी लेवल क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। बट देखो, बट इनसाइड सॉलिड देयर आर मेनी एटम्स, ठीक है, बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे मान लो ये हो गया, 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 ऐसे नीचे भी होते हैं आपके पास में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो इस एटम का इंफ्लुएंस इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इन सबसे होगा, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी लेवल्स जो है आपके पास में, देखो ऐसे तुम्हारे पास में क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे इसके मान लो ये तुम्हारे पास ऐसे स्प्लिट हो गए, ये तुम्हारे पास ऐसे स्प्लिट हो गए, ठीक है, ये आपके पास ऐसे स्प्लिट हो गए। कहने का मतलब ये किस तरह से दिखता है, तुम्हें एक बैंड के फॉर्म में दिखता है, ठीक है, एक बैंड के फॉर्म में दिखता है। तो ऐसे तुम्हारे पास में इसमें बैंड्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें बुक्स में ऐसा डायग्राम नहीं मिलता, ठीक है। जो बुक्स में डायग्राम मिलता है अपन वो बनाते हैं, देखो, जिससे आपका थोड़ा सा और क्लियर होगा। जो बुक्स में डायग्राम दिए होते हैं अपन वो बनाते हैं एक बार। देखो ये बना लेना भाई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिएगा मैं क्या करता हूं, इधर देखो, एनर्जी लेवल्स आपके पास में एनर्जी लेवल और इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बीच में कर्व ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास में एनर्जी लेवल्स, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में इधर इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है। एंगस्ट्रॉन में है, ये मान लेता हूं इसको मैं एंगस्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। मान लेता हूं यहां पे 1 एंगस्ट्रॉन है, यहां पे मैंने मान लिया 10 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। देखो समझना इसको, जब एटम्स के बीच में सफिशिएंट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है, मान लो 10 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है, तो उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, देखिएगा, ठीक है, इतने सफिशिएंट है, ठीक है। मान लो 3 एनर्जी लेवल्स हैं, तो तुम्हारे पास कुछ इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, उनके एटम का इंटर एटॉमिक स्पेसिंग पास में करता हूं, छोटा करता हूं, मतलब एटम को पास करता हूं, तो वो क्या होंगे, उसके एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब देखो कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है। ऐसा ही कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा बुक्स के अंदर, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। ऐसे ही तुम्हारे पास जो है ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास ये तीसरा वाला हो गया, ठीक है। और यहां पे तुम्हारे पास जो है ये बैंड्स बनाते हैं आपके पास में, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, देखो, ये ऐसे तुम्हारे पास क्या बनते हैं, बैंड्स बनते हैं। कुछ इस तरह से तुम्हें डायग्राम जो है देखने को मिलता है आपके पास में, ठीक है। हो सकता है ये आपस में ओवरलैप हो, ठीक है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर एटम्स, अदर एटम के इन्फ्लुएंस के कारण तुम्हारे पास ऐसे बनता है, ठीक है। अब मान लेता हूं तुम्हारे पास, देखो लगभग तुम्हारे पास ये मान लेता हूं यहां पे 5 एंगस्ट्रॉन है, जो कि सेमीकंडक्टर की रेंज है, सेमीकंडक्टर की, ठीक है। तो यहां पे देखो तुम्हारे पास
दिस इज अलाउड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये तुम्हारे पास अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, ये अलाउड होते हैं आपके पास में, ठीक है, ये फॉरबिडन होते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे तुम्हारे पास एक ऐसे बैंड बनता है, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पास यहां पे एक बैंड बनेगा, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पास यहां पे एक बैंड बनेगा, ठीक है, ऐसे बनते हैं आपके पास में, ठीक है। मान लो मैं दो बनाता हूं एक बार, ठीक है, तो एक इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ईजी बोलते हैं। तुम बोलते हो ना वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, उसका बैंड नाम लेते हो, तो बैंड ऐसे ही बनते हैं तुम्हारे पास में। वैलेंस बैंड क्या होता है, देखो हाईएस्ट बैंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड। वैलेंस बैंड क्या होता है, हाईएस्ट बैंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड, क्या होगा वो, वैलेंस बैंड होगा। एंड नेक्स्ट बैंड, उससे नेक्स्ट बैंड क्या होगा आपके पास में, कंडक्शन बैंड होगा। एंड सेपरेशन ऑफ बोथ, वो क्या होगा आपके पास में, बैंड गैप होगा, एनर्जी बैंड गैप जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बैंड्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ब्लोच थ्योरम क्या होता है, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे हुए वो देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ईके डायग्राम देखेंगे, एनर्जी और जिसको ईके डायग्राम बोलते हैं अपन, एनर्जी और वेक्टर का डायग्राम, ठीक है। उसके बाद में उसमें अलग अलग देखेंगे, रिड्यूस जोन पिक्चर क्या होती है, एक्सटेंडेड जोन पिक्चर क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन आएंगे इफेक्टिव मास के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्रोनिक प्लानिंग मॉडल पहले और देखेंगे, फिर इफेक्टिव मास, क्यों अपन इनसाइड सॉलिड इफेक्टिव मास क्या होता है, ठीक है, अपन इफेक्टिव मास क्यों बोल रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट, जीरो क्या क्या हो सकता है उसकी वैल्यू, ठीक है। टॉप ऑफ द बॉटम में क्या होगी उसकी वैल्यू, टॉप में क्या होगी, मिडिल के अंदर क्या होगी, ग्राफ उसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला देखेंगे, इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होती है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, वो सारी चीजें जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना बैंक थ्योरी, चाहे एग्जाम का पर्पज हो चाहे तुम्हारे पास इंटरव्यू का पर्पज हो, ठीक है। तो आज ये छोटा सा लेक्चर है, आज इतना ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपन इसका आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।